ये देखो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट एक चैप्टर जो आज के दिन स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग फॉरेन करेंसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी जो चैप्टर है ना वो सिंपल भी नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बहुत इजी है, और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। एवरेज चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज 20 मार्क का कंफर्म है। मतलब आपको फॉरेन करेंसी जो चैप्टर है ना वो एग्जाम में 20 मार्क के कंफर्म उसमें से सम आने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो इसमें से ना चैप्टर का नाम है फॉरेन करेंसी। ट्रांजैक्शन, अभी ये हमारा चैप्टर का नाम है जो कि AS 11 के अंदर आता है। AS 11 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको बताता है कि कैसे आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब कैसे आपको अकाउंट्स बनाना चाहिए। वो कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो अभी यहाँ पे जो है ना फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आपका है ना, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अभी देखो इसके चैप्टर से पहले समझो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद सम कैसे सॉल्व करना है, सम का तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा आपको। पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, 4 एंट्री याद रखने का चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। वो भी हमारे पास तरीका है, बट वो हम लोग सेकंड में यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। अभी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, जो इसके क्या मतलब होते हैं, कैसे होते हैं। अभी यहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। फॉरेन का मतलब भी आपको पता है, करेंसी का मतलब भी आपको पता है, ट्रांजैक्शन का मतलब भी आपको पता है। क्या होता है पता है क्या? फॉरेन का मतलब क्या होता है? हाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाहर करेंसी मतलब आपका जैसे रुपीस हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, या यान हो गया, जो भी रहे, ठीक है, जो वहां के लेन देन करने की जो भी जरिया रहे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो लेन देन करना, ठीक है, कि हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे लेन देन करते हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, चीजों को बाई एंड सेल करना, आप ऐसा ट्रांजैक्शन का मतलब बोल सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग। या ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, ठीक है। अभी यहाँ पर आउटसाइड इंडिया से यदि हम लोग किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या ट्रांजैक्शन में दो ही चीज करेंगे, एक चीज याद रखना, ठीक है। या तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। हमारे अकाउंटिंग में क्या होगा, या तो बाइंग होगा या तो क्या होगा, सेल होगा। तभी इससे पता चलता है कि यदि हमारा बाइंग एंड सेलिंग होगा ना, तो इसका मतलब हमारा है बाइंग एंड सेलिंग को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, यदि मैं इंडिया का पर्सन हूं, अभी मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं फॉरेन के किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन करता हूं, तो जो हमारे इंडिया में चलने वाला रुपीस है ना, उसकी वैल्यू दूसरे लिए नहीं, हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। हमारे पास 100 रुपए का नोट है, 500 के रुपए का नोट है, वो 500 की नोट का लेकर मैं इंडिया भर में कहीं पर भी जाऊंगा तो मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन वही मैं नोट यदि फॉरेन में ले जाके दूं, मैं अपने खुद के कंट्री के RBI के द्वारा जो प्रिंट की हुई रुपीस है ना, उसको ले जाकर मैं दूसरे किसी कंट्री में दूं ना, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे यदि किसी दूसरे कंट्री की जो वैल्यू है ना, वो रखने के लिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाके कोई डॉलर दो, कोई दूसरे कंट्री की करेंसी दो, तो कोई नहीं लेगा उसका, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। वैसे वैल्यू है, बट हमारे उसके उस प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ना एक स्टैंडर्ड करेंसी डिसाइड किया गया, ठीक है। वो जो करेंसी है ना वो डॉलर है। अलग अलग भी करेंसी होता है, बट मोस्टली जो कंट्री है ना वो किस में डील करती है, डॉलर में डील करती है, ठीक है। अभी डॉलर में डील करने का प्रॉब्लम क्या होता है, पहले इसका प्रॉब्लम समझो, फिर हम लोग सोल्यूशन और क्वेश्चन पे तो आ जाएंगे बाद में। अभी होता क्या ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है, इंडिया का रहने वाला पर्सन है, इसने क्या किया ना, फॉरेन से ट्रांजेक्शन किया, फॉरेन ट्रांजेक्शन किया। फॉरेन ट्रांजेक्शन मतलब क्या, मान लो इसे फॉरेन से परचेस किया, क्या किया, परचेस किया, या इंपोर्ट आप पकड़ लो कि इसने इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब परचेस ही होता है। इसने यूएस से सामान खरीदा है, यूएस से गुड्स परचेस किया, ठीक है, गुड्स परचेस किया। यूएस एक कंट्री है, ठीक है, जहां से आप लोग उसके वजह ऐसा पकड़ लो कि मिस्टर बी के पास से खरीदा, ठीक है। मिस्टर बी कहाँ, यूएस का रहने वाला था, उससे उसने गुड्स खरीदा। अभी गुड्स जब खरीद रहा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसने गुड्स जो है फर्स्ट 2025 को खरीदा, 1 जनवरी 2025 को उसने खरीदा। बोला, ए ने बी से बोला कि एक काम करो, मुझे गुड्स दे दो, मुझे गुड्स की जरूरत। अभी बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारे रिलेशन चलते हैं, ठीक है।
बोला एक काम करो, आप मुझे सामान दे दो, मैं आपको पेमेंट बाद में करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ठीक है। बी ने बोला ठीक है, कितने का सामान चाहिए। तो ये लोग का आपस में जो ट्रांजेक्शन हुआ ना, वो किसमें हुआ, डॉलर में। इसने बोला कि $1,00,000 का मुझे चाहिए। कितने का चाहिए, $1,00,000 का गुड्स मुझे चाहिए। बी ने ए को गुड्स बेच दिया, दे दिया, उधारी में दिया। कैसे दिया, उधारी में, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, ठीक है। इसने क्या बोला, ठीक है आपको पैसे चाहिए, आपको गुड्स चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। इसने बोला आप टेंशन मत लो, मैं आपको 1 महीने में, 2 महीने में, इंस्टॉलमेंट में, धीरे धीरे। बिजनेस में कॉमन सी चीजें होता है, ठीक है। उधारी ट्रांजेक्शन चलता है, हर एक कंपनी एक दूसरे को क्रेडिट देती है और उधारी में डील होता है। तो इसने दे दिया। जब 1 जनवरी 2025 को इसने खरीदा ना, उस समय $1 का जो वैल्यू था ना, वो चल रहा था फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए चल रहा था। कितना चल रहा था, 80 रुपए। मतलब जिस दिन ये खरीद रहा है ना, उस दिन खरीदते समय 100, मतलब यहाँ पे $1,00,000 का, ठीक है। $1,00,000 मतलब इंटू 80 करेंगे तो 80 लाख रुपए उसको क्या करना था, पे करना था। 80 वाले को यूएस वाले को देना था, क्योंकि जब यूएस वाले को देने जाएगा तो इसको तो डॉलर में देना पड़ेगा। तो ये अपने इंडिया, अभी आपको भी पता है कि मार्केट में जो हमारा रुपीस है वो मतलब $1 में जाके पहले बैंक में खरीदूंगा ना, तो बैंक वाले को मुझे 80 रुपए देना पड़ता है। इंडिया का 80 रुपए दूंगा तो बैंक मुझे कितना देता है, $1 देता है। ऐसे जब इसको $1,00,000 का इसने सामान खरीदा, तो उसने कैलकुलेट किया कि 80 रुपए के हिसाब से 80 लाख रुपीस में खरीदा। डॉलर में 1 लाख ही वैल्यू था, लेकिन वो रुपीस में कितने को गया, 80 लाख। लेकिन अभी मान लेते कि जब पेमेंट करने जा रहा है, ठीक है, ये पेमेंट करने जा रहा है, मान लेते कि अभी सब छोड़ते हैं हम लोग, मान लेते हैं आज के दिन ही वो पेमेंट करने गया, ठीक है। 6 तारीख को पेमेंट किया, 6/1/2025 को जब उसने पेमेंट करने गया, तो पेमेंट वाले दिन में $1 का जो भाव है वो बढ़ के कितना हो गया, 81 हो गया, ज्यादा नहीं 81 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको बी वाले को किसी चीज से मतलब नहीं, उसको सिर्फ उसके $1,00,000 से मतलब है, ठीक है। आप अभी ए कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक वाले से बोलेगा कि मुझे $1 दो, तो बैंक क्या बोलेगा, आज के दिन में जो डॉलर का वैल्यू चला ना वो 81 हो गया है, आप मुझे 81 रुपीज दो, मैं आपको $1 देता हूँ। तो बोलेगा मुझे $1,00,000 चाहिए, तो बैंक बोलेगा एक काम करो, मुझे 81 लाख रुपीज दे दो और मैं आपको $1,00,000 दे देता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में ए जो है बैंक को कितना देगा, 81 लाख रुपीस देगा, और इसके बदले में बैंक उसको कितना देगा, $1,00,000। अभी लेकिन जिस समय वो खरीदा तो उस समय भाव क्या चला था, 80 रुपए। तो इसने लेट पेमेंट किया, तो इसकी वजह से इसको $1,00,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अभी तो एक एग्जांपल मैंने छोटा सा लिया, हो सकता है इसको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, रेट कम हो गया, मान लो इसका वैल्यू 78 हो जाएगा, तो इसको 2 लाख का प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट बी को उससे कुछ लेना देना नहीं, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किसका, जो इंडियन है ना, उसका काम है देखना, ठीक है। उसको सिर्फ $1,00,000 से मतलब है, जो डील भी उससे डील करना, बस उससे, ठीक है। तो ये जो बैंक के पास जाएगा ना, तो इसको मालूम है कि ये तो मेरा बिजनेस है, मेरा जो बिजनेस है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ही है, तो मुझे पूरे साल भर यही लगे रहेगा, कभी इसका वैल्यू बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी अप डाउन होगा। तो ये क्या करता है ना, बोलता है कि ईयर के एंड में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ईयर का एंड मतलब बिजनेस में हमारा ईयर का एंड होता है 31 मार्च होता है, ठीक है, मार्च में। तो इसने क्या बोला कि ठीक है, इसने एक अकाउंट ओपन कर लिया सेपरेट, उस अकाउंट का नाम रखा है इसने FEF अकाउंट। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट। इसने एक नया अकाउंट बैंक में एक अकाउंट ही ओपन कर लिया, अपने खुद का जो टैली का सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर एक लेजर ही बना लिया, जिसके अंदर FEF अकाउंट बना दिया। इसका एम था कि प्रॉफिट होगा तो भी इसके अंदर लिखेंगे, लॉस होगा तो भी। प्रॉफिट होगा तो बोला कि क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिख दूंगा। जैसा हमारा अकाउंट का बेसिक रूल रहता है, डेबिट दे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब इसने क्या बोला, कोई भी लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो अभी इसने इसको यहाँ पे देखा 1,00,000 का लॉस हो गया, 1,00,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी दूसरे जगह में हो सकता है कहीं पे उसको 2 लाख का क्या हो सकता है, सॉरी 1,00,000 का इसको क्या हो गया, लॉस हो। पैसा आया तो क्रेडिट और गया तो डेबिट ना। हाँ, ऐसा कॉमर्स का हाँ। तो फिर इसमें आपने ये हमारा पैसा नहीं है ना, ये हमारा सिर्फ लॉस प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ जाने रहा है, पैसा
आना जाना मतलब वो रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। और ये नॉमिनल अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई एक्सपेंस होगा, कोई लॉस होगा तो उसे डेबिट करने का, कोई इनकम होगा तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। तभी यहाँ पर इसको क्या हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। फिर किसी और से ट्रांजेक्शन करेगा, मान लो इसका वैल्यू कम हो गया तो वहां पे उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मान लेते फॉर एग्जांपल उसको 2 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 70 रुपीज रेट हो गया। हाँ, तभी 2 लाख का प्रॉफिट। तो ये क्या करेगा, ईयर के एंड में कैलकुलेट करेगा, एक जगह से 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो एक जगह से 1 लाख का लॉस, तो अल्टीमेट उसको क्या हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट। मतलब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, एक जगह से लॉस हुआ था। मतलब आपको किसी एक मैंने ये प्रोडक्ट एक बेचा, इसमें मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, इसमें 1 रुपए का लॉस हो गया, तो ओवरऑल मुझे क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक लॉस इसमें क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो सब सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं लोग, एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है एफईएफ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसी रूल के बेस पे, इसी बेस पे हमको वही ट्रांजेक्शन करना है। अभी इसमें जो है 4 एंट्री याद रखने का, हमेशा वो 4 एंट्री में 4 चीजें याद रखने का, बस समझ जाने का चैप्टर आपको आ गया, ठीक है। वो 4 क्या चीजें हैं, क्या एंट्री बनेगी, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी के लिए सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने का, ठीक है। चाहिए तो ये सब नहीं भी याद रहेगा आपको, ये सब जो मैंने बताया नहीं भी समझा रहेगा, नहीं आपको आता है कुछ, इसका मतलब नहीं पता चला तो भी चलेगा, लेकिन अभी जो 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो 4 चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो 4 चीजों में से पहली चीज, हमको पता है कि किसी से हम लोग सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। परचेस हो गया, ठीक है। परचेस करेंगे तो सामान तो आएगा, ठीक है, हमारे पास। आप ऐसा सोचो, ऐसा रियल लाइफ में सोचो, रियल स्टोरी बना के समझो कि मैं किसी से सामान क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। मैं ये बुक खरीद रहा हूँ तो बुक हमारे पास क्या आएगा। मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। मैंने कोई मोबाइल खरीद रहा हूँ तो मेरे पास मोबाइल, परचेस मतलब आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा। और इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, सब उधारी का ट्रांजेक्शन होता है। जब किसी से हम लोग खरीदेंगे ना, कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा, उधारी का ट्रांजेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्रेडिट में, उधारी में हम लोग सामान को खरीदेंगे। फिर वो सामान को खरीदने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी से मैं सामान खरीदूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मैं किसी से सामान खरीदा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना, पहला चीज परचेस कर रहा हूं, दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अभी वो जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट आप लोग 1 बार में भी कर सकते हो, किसी को 2 बार में भी कर सकते हो, 4 बार में भी कर सकते हो। वो आपके सम में लिखा रहेगा कि आपने 1 बार में पेमेंट किया कि 2 बार में पेमेंट किया, 3 बार में। बट अपने को कितनी बार में पेमेंट किया उससे लेना देना। अपने को सिर्फ ये याद रखना, परचेस किया तो पेमेंट करना है, सेल किया तो उल्टा हो जाएगा, पेमेंट मिलने वाला रहेगा। सेल वाले में पेमेंट क्या होगा, मिलने वाला रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, परचेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं परचेस के लिए 4 बातें बता रहा हूँ। तो 4 बातों को ना आप स्टोरी के जैसा याद रख लो, ठीक है। तो जिससे आपको ये चैप्टर एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको बार बार ज्यादा कुछ नहीं। परचेस किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। तीसरा, जैसे 31 मार्च आएगा ना, तो 31 मार्च के दिन हम लोग ये देखेंगे कि यदि मेरा जो पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर मेरा क्लोज हो रहा है, तो अकाउंटिंग ईयर के पहले के जो ट्रांजेक्शन है और अकाउंटिंग ईयर के बाद में जो जाने वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, पहले वाले का तो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जो अगली साल जाएगा तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा आपको याद रखना है कि 31 मार्च के दिन हमको हमारे खुद के ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है, जो बाद में पेमेंट करने वाले हैं। कि वो यदि हम लोग बाद में ना पे करके इसी समय पे कर दिए होते तो मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये सोचना रहता है। मतलब तीसरा। 4, उस साल में ओवरऑल देखने का कि मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। जितना, जैसे मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का लॉस हो गया, या 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट में से लॉस वाले को माइनस कर देने का। फिर भी हमको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो 4 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देने का, ट्रांसफर कर देने। उल्टा हो सकता है, मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया और मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 20 रुपए के लॉस में से 15 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर देने का, 5 रुपए जो लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। कितना चीज याद रखने का, 4। परचेस का एक कौन से वाले केस में, इंपोर्ट वाले में। कौन से वाले में, इंपोर्ट वाले में, ठीक है। परचेस करेंगे तो पेमेंट करना होगा, एडजस्ट करना होगा 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना रहेगा।
ये चैप्टर के सम समझ जाओ, आपको ये 4 चीजें आ गई तो ये चैप्टर का सम आ जाएगा, ठीक है। वो आने के लिए मैं आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको 4 चीजें आपको याद रखना है। परचेस, पेमेंट, एडजस्ट करना और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, ठीक है। अभी कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा तो ये 4 चीज खोजना आपको, ठीक है। यदि आपको इंपोर्ट वर्ड दिख गया ना तो ये 4 एंट्री आपको खोजना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक एंट्री 5 बार आ सकती है, कौन सी? पेमेंट वाली, ठीक है। पेमेंट वाली वो कितनी बार भी आए, ठीक है, एंट्री उसका वही रहेगा। पेमेंट अपने को सामने लोग करना है। हाँ, बस उसका वो चाहे आप एक बार में पेमेंट किए तो एक बार एंट्री आएगा, 2 बार में पेमेंट किए तो पेमेंट की 2 बार एंट्री आएगी, 4 बार में पेमेंट किया तो 4 बार एंट्री। एग्जामिनर वैसे अपने को डिटेल बताएगा ना। हाँ, वो सब मैं आपको लिख के दिया रहेगा कि हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, ऐसा आपको मेंशन करके दिया रहेगा, तो याद रहेगा आपको। अभी हम लोग का चैप्टर का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 चीज होता है, एक इंपोर्ट होता है, दूसरा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट वाले में 4 चीजें आता है, हम लोग रखेंगे, ठीक है। परचेस, पेमेंट, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, दैट्स ऑल। अभी इस चैप्टर के ना कुछ मैं आपको गिन के 6 रूल लिखाऊंगा और पूरे चैप्टर में मैं उस रूल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपको ऐसा भी नहीं लिख कर बहुत सारे थियरी दूंगा आपको याद करना, ऐसा कुछ भी नहीं कराने वाला हूँ। आपको मैं गिन के 6 से 7 लाइन लिख कर देने वाला हूँ, वो 6-7 लाइन में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आपको पूरे चैप्टर भर में यदि कुछ याद करना है तो जो मैं 6 से 7 लाइन लिख के दूंगा ना, सिर्फ वही आपको याद रखना है। इसके अलावा ये सब जो बताया, और न तो मैं आपको एंट्री रट्टा मारने के लिए दूंगा कि एंट्री रट्टा मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो 6-7 पॉइंट लिखाऊंगा बस वो आपको याद रखना है यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखो ना, बेसिक रूल है जो आप लोग को ऑलरेडी आता है, ठीक है। आ जाओ, अच्छा आगे बैठ जाना इधर पे। अभी यहाँ पे देखो, ये बेसिक रूल कुछ हम लोग को यहाँ पर इस टॉपिक में याद रखना रहेगा। जैसे कि आपको पता कि हमारे पास अकाउंट में ना पूरा अकाउंट हम लोग को 3 बेसिक रूल से सॉल्व होता है। एक हमारा होता है पर्सनल अकाउंट्स होता है, रियल अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक हमारा पर्सनल अकाउंट्स होता है, एक हमारा कौन सा अकाउंट्स होता है? रियल अकाउंट्स होता है, ये नॉमिनल अकाउंट्स होता है। आपको मैंने इसके बाहर का कुछ लिखा के भी नहीं दूंगा, मतलब आप 11वीं में पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़े हो ना, तो समझ जाओ TY BCom का ये चैप्टर आपको आता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे आता है, कैसे सिखाना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर इसमें से चीजें वही रहेगी, बस यहाँ पे तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल मालूम क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कोई पर्सन रिसीव कर रहा है ना तो उसको डेबिट करने का, कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसे क्या करने का? डेबिट करने का, ठीक है। और कोई पर्सन गिवर दे रहा है ना तो उसे क्या करने का? क्रेडिट करने का, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये हमारा अकाउंट का बेसिक गोल्डन रूल बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अभी यहां पर आपको याद क्या रखना है ना, हम लोग जिसके पास से परचेस कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए क्या होगा? गिवर हो गया, ठीक है। तो यहां पर यदि इंपोर्ट वाला केस रहेगा, मैं सामान किसी से खरीद रहा हूं तो क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेलर रहेगा ना उसको क्या करने का? क्रेडिट करने का, ठीक है, इंपोर्ट वाले केस में, ठीक है। जिसके पास से सामान खरीद रहे हैं हम लोग, जिसके पास से परचेस कर रहे हैं, उसे क्या करने का? क्रेडिट करने का, ठीक है। चाहिए तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोग को, जिसके पास से परचेस कर रहे हैं ना, परचेस कर रहे हैं, करते हैं, उस पर्सन को, पर्सन या कंपनी रहे, कंपनी को क्रेडिट करने का। अभी देखो, इसका लिखने का मेरा हिंदी में मतलब है कि ये वर्डिंग हम लोग सीखते समय हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में तुरंत क्या होगा? क्लिक होगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो आप लोग भी इसको
लिख कर ही लेना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इसको मैं क्यों लिखूं, ठीक है, हिंदी में क्यों लिखूं, ये मत सोचना, ठीक है। ये इसलिए सोचना कि आपको एक ही बार लिखना है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा आ जाएगा, ठीक है। आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हम लोगों ने जिसके पास से खरीद रहे हैं ना, वो पर्सन को क्या करना है, परचेस करते समय क्या करने का, क्रेडिट करने का। क्रेडिट द गिवर, ठीक है, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करने का, ठीक है। देने वाले को क्रेडिट करने का, लेने वाले को क्या करने का, डेबिट करने का, ठीक है। जो पर्सन रिसीव कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो चाहिए तो, रिसीवर को डेबिट करने का, रिसीवर को डेबिट करने का। यहाँ पे आपको और सिंपल ऐसा करना तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। गिवर को क्रेडिट करने का। एक कुछ अलग नहीं लिखा रहा हूं बच्चा, जो 11वीं का आपका रूल है ना वही है, ठीक है। उसको मैं एकदम सिंपल से लिख रहा हूं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करने का, जो दे रहा है उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। अभी रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या होता है, इस टॉपिक में हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट अच्छा, इसका मतलब आप लोग को रियल अकाउंट्स होता है क्या, वो पता है क्या, रियल अकाउंट्स के कौन से आइटम होते हैं, आपको कुछ याद है? रियल के आइटम याद है क्या? रियल किसको बोलते हैं, नॉमिनल किसको बोलते हैं? आप लोग को कुछ याद है 11वीं का? ये गलत है यार, ऐसा तो कंपनी आप लोग डुबा दोगे, ठीक है। किसी कंपनी में जॉब पे लगोगे ना, तुम लोग कंपनी को डुबा दोगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, अभी चलो कभी इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा कि पर्सनल रियल अकाउंट कौन सा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ देखो, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है ना, कोई कंपनी हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो सबको हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं, कंपनी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आता है, ठीक है। चाहे वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रस्ट हो गया, सब पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट होता है। अभी के लिए वही, इसको भी याद करने का ट्रिक है, बट अभी हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, तो आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। ये दो हमारा रूल होता है। ऐसे रियल अकाउंट्स ना, आपका जो बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है ना, असेट्स होता है, ये आप दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हो, जिस भी आइटम को बेच के हमको पैसा मिल जाता है ना, वो सब कौन सा अकाउंट रहता है, रियल अकाउंट होता है। जैसे मान लो बिल्डिंग बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा, मशीन बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, या फैन बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा, बुक मिल के बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा। जो भी आइटम सोल्ड होके कैश मिलता है ना, वो सब रियल अकाउंट रहता है। गुडविल बेच के पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आइटम जिसको बेच के हम लोग को पैसा मिलता है, वो सब क्या होता है, रियल अकाउंट रहता है। तो इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब यदि मैं बुक्स खरीद रहा हूँ, बुक आ रहा है तो बुक को डेबिट करने का, बुक जा रहा है तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट करने का। यदि मैं मशीन को बेच रहा हूं तो मशीन जा रहा है तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। क्यों? क्योंकि मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब इसका मतलब आप लोग ऐसे याद रखो, हमको हमारे चैप्टर में जो काम आने वाला है वो ऐसा आएगा, कैश आया तो डेबिट करने का, और कैश गया तो क्रेडिट करने का। मतलब क्या होता है सिंपल। क्यों ऐसा रूल है? क्योंकि कैश जो है ना, रियल अकाउंट होता है। और हम लोग अभी, मैंने आपको क्या बताया जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हम लोग किसी से गुड्स खरीदेंगे तो उसको हम लोग पेमेंट किस में करने वाले हैं, कैश में। कैश मतलब चाहे वो डॉलर है चाहे रुपीस है, तो कैश में जब पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा, जाएगा तो कैश को क्या करने का, क्रेडिट करने का। जब हम लोग पेमेंट किसको करेंगे, जिसके पास से सामान खरीदेंगे। जैसे मैंने बताया था, यूएस कंपनी के पास से मैंने सामान खरीदा, तो यूएस कंपनी को हम लोग देंगे, तो यूएस कंपनी कौन हो जाएगी, रिसीवर हो जाएगी। जब रिसीवर हो जाएगी तो हमारी जितनी भी एंट्री रहेगी पेमेंट की, सब यही बनेगी, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मतलब पेमेंट की जितनी भी एंट्री रहेगी, सब एंट्री ये दोनों से बनेगी, ठीक है। क्योंकि कंपनी रिसीवर है और हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी ये नॉमिनल अकाउंट्स जो है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है, जो आपका नॉर्मल रूल है, ठीक है, जो 11th में आपने पढ़ा है, वो रूल बोलता है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड
losses, credit the all income and gain। इसका मतलब क्या होता है, इस टॉपिक का में मतलब इस टॉपिक के में बात करते हैं। नॉर्मल कॉमन रूल क्या बोलता है कि यदि आपका कोई नॉमिनल अकाउंट का आइटम है ना, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कोई ऐसा आइटम जिसको आप ना छू नहीं सकते हो, ठीक है। एक तरीके से आपको बोल सकते हैं इंटेंजिबल चीजें हैं, या आपका कोई खर्चा है, एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है कंपनी रूल के हिसाब से में, ठीक है। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ये सब हमारा कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यदि मैं किसी को सैलरी देता हूँ ना एज ए कंपनी के ओनर में, तो मैं अपने बुक में ना उसको डेबिट एंट्री पास करता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्यों, क्योंकि सैलरी हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। और रूल क्या बोलता है, कोई भी खर्चा हुआ तो उसे क्या करने का, डेबिट करने का, ठीक है। तो हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं जब हम लोग टैली पे बैठते हैं। टैली पे आप लोग बैठ के जब काम करोगे तो वहां पे सैलरी अकाउंट को आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो जब किसी को पेमेंट करते हो। रेंट पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। यदि मुझे कमीशन कहीं से मिला तो उल्टा एंट्री होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि हमारा इनकम हो गया, ठीक है। तो रूल बोलता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। बट हमारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम हमारा क्या, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। और मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था, इस टॉपिक में जो लॉस और एक्सपेंस होता है ना, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट ही ओपन करते हैं। वो अकाउंट का नाम लिखते हैं एफईएफ अकाउंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है ना, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का लिए रूल क्या, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब इस टॉपिक में यदि लॉस होगा ना, इस टॉपिक में लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का, एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का। और इस टॉपिक में गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करने का। मतलब हमारा बेसिक सा रूल है, ठीक है। इस टॉपिक में कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट कर देने का, और कोई इनकम एंड गेन हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। एकदम सिंपल सा रूल है, ठीक है। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी इस टॉपिक में लॉस हुआ तो किसको डेबिट करने का, एफईएफ अकाउंट का। अभी हम लोग ने टोटल यहाँ पे देखे तो 3 रूल सीखे, जो बेसिक रूल है एकदम, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखा, ठीक है। पहली बात तो यदि इंपोर्ट वाला केस है तो उसके लिए हमको 4 चीजें याद रखना है, परचेस, पेमेंट, एडजस्ट करना और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी वो 4 रूल को, 4 एंट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, ठीक है। 3 रूल में पहला है रिसीवर को डेबिट करने का, गिवर को क्या करने का, क्रेडिट करने का। रिसीवर को डेबिट करने का, गिवर को क्या करने का, क्रेडिट करने का। सेकेंड रूल है कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। थर्ड रूल है इन दिस टॉपिक, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस देन एफईएफ अकाउंट शुड बी डेबिटेड, ठीक है। मतलब इस टॉपिक में यदि कोई भी लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का। इस टॉपिक में कोई इनकम और गेन हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। बस इतना ही रूल आपको याद रखना है। उसके बाद तो एंट्री आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा एंट्री मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग ये रूल कॉपी करो। अभी देखो हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जो आए हुए पेपर के सम सॉल्व करेंगे, आपको इसी बेस पे एंट्री आने लगेगी। आप लोग इसे जस्ट बस कॉपी कर लो। तो आप लोग को बेसिक रूल याद रहेगा। हम लोग को यदि हम लोग का इंपोर्ट वाला केस है तो उसमें 4 चीजें आपको याद रखना है, परचेस, पेमेंट, वैल्यूएशन, ठीक है, जिसको एडजस्ट हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन, और लास्ट में क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। 4 चीजें। रूल कितने हैं, 3। रिसीवर को डेबिट करने का, गिवर को क्रेडिट करने का, ठीक है। जो ले रहा है उसे डेबिट करने का, जो दे रहा है उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। बेसिक रूल। कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का।
और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नॉमिनल वाला। इस टॉपिक में कोई भी लॉस हुआ, कोई भी एक्सपेंस हुआ, देन एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का, कोई इनकम और कोई गेन हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। अभी हम लोग ने इसके लिए एक बेसिक सा सम सॉल्व, बेसिक मतलब जो यूनिवर्सिटी में आया हुआ समय, आप लोग वो समय देखो तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने चीजें बताया वो इम्प्लीमेंट होता है क्या, सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे अप्रैल 2019 के पेपर में एक सम आया था, ठीक है, फॉरेन करेंसी का। मैं वो सम आप लोग को भेजता हूँ, ठीक है, वो सम देखते हैं, उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझेगा।